नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। आज पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान के तहत मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी को बूथ स्तर पर मजबूती से काम करने का मंत्र भी दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में भी हुआ, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री सभी को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास की नीति के तहत काम कर रहे हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति ही की है। अब सवाल ये है कि बूथ आखिर कितने मजबूत हैं। वंदे भारत ट्रेनों को देश के अंदर जिन लोगों ने 60 वर्षों तक जिनका शासन रहा और आज भी बहुत सारे ऐसे दल जो लगातार देश के अंदर तुष्टीकरण करते रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के समय जो भी योजनाएं आई हैं वो सारी योजनाएं सबके लिए आई हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ देश आगे बढ़ा है और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हुआ है। पिछले अगर 9 वर्षों की बात करें तो संतुष्टीकरण पर जोर रहा है, केवल और केवल 100% सैचुरेशन, 100% लोगों की संतुष्टीकरण और तुष्टीकरण किसी का नहीं। पूरी तरह पूरा कार्यक्रम कार्यकर्ता आधारित कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन कार्यकर्ताओं के लिए उत्साहवर्धक है। संगठन स्तर पर आज उत्तराखंड में भी हमें प्रत्येक बूथ पर ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को सुना जा रहा है। हमारे पन्ना प्रमुख बूथ टोली इस कार्यक्रम को देख रही है। हर मंडल स्तर पर मंडल और सूपर के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के उद्बोधन को सुन रहे हैं। ये उद्बोधन कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शिका के रूप में रहेगा और जिस प्रकार का विरोधी दलों का षड्यंत्र चल रहा है, एक एक प्रश्न जो कार्यकर्ता मन में थे, बूथ सरकार के मन में थे, उनके उत्तर प्रधानमंत्री जी दिए हैं। ये हम सबके लिए सार्थक सिद्ध होगा और 2024 का चुनाव पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बने, उस उद्देश्य के साथ कार्यकर्ताओं का संदेश मोदी जी द्वारा जो दिया गया है वो संदेश हम प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घर तक पहुँचाएं। देश के इतिहास में पहला बड़ा कार्यक्रम है कि जो कि 10 लाख बूथों पे इसको सुना गया और देखा गया है। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी ने आज ये कही है कि भारत के इतिहास में जिन बड़े दलों के नेताओं ने भी और जिन छोटे दलों के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, तो उन्होंने एक बात की गारंटी आज दी है कि जिनने भी भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को जो प्रधानमंत्री जी ने इन 9 वर्षों में जो है गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, उनको घर घर गांव-गांव तक पहुंचाना है। तीसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का विश्वास जीतना है, सबका साथ सबका विकास। और मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का आज जो ओजस्वी उद्बोधन हुआ है, उन्होंने हमारे उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं से भी संवाद किया है। लगभग पूरे देश के 1 दर्जन कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद किया है और हर कार्यकर्ता ने जो उनसे प्रश्न पूछा है उनका उन्हें अक्सर से सबका जवाब दिया। आज मेरा सौभाग्य था कि मुझे मेरे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सीधा संवाद करने का शुभ अवसर मिला। मेरा प्रश्न था माननीय प्रधानमंत्री जी को कि पहले जो सामाजिक न्याय के नाम पर तुष्टीकरण किया जाता था और जो हमारी सरकार है वो संतुष्टीकरण की राजनीति करती है, संतुष्टीकरण कर रही हैं, लेकिन हम जिनका कोई पूछता नहीं था, हम उन लोगों को पूछ रहे हैं, सबके साथ समान व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हम ये जनता में कैसे बताएं? इस बात को लेकर मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछा था और उन्होंने इसका बहुत सुंदर जवाब दिया। इस प्रकार से कार्यकर्ता में एक उत्साह है कि कोई भी कार्य अगर धरातल में जनसेवा सच्चे मन से, सद्भावना से करेंगे तो जरूर उनको उसका प्रतिफल मिलेगा।
तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कितने मजबूत बूथ हैं, क्योंकि कार्यक्रम मेरा बूथ सबसे मजबूत आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे देश के कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करना है, लोगों के बीच में जाना है, इसका मूल मंत्र भी उन्होंने दिया था। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आशीष नौटियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम रहा मेरा बूथ सबसे मजबूत, किस तरीके से वो रहा है और कितना जोश और जज्बा यहाँ पर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद कार्यकर्ताओं में आया है? दिव्या जी, देखिए, इस समय हमारा महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है जो अपने समाप्ति की ओर है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगभग 10 लाख कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया और कार्यकर्ताओं से कुछ उनके सवालों का जवाब भी दिया और उसमें उन्होंने जो कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी, उनमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो जोर डाल के कार्यकर्ताओं को बोला कि आप सेवा का भाव रखें और सेवा कार्य करें, जनता के साथ घुलने मिलने की बात करें, उसके लिए प्रयास करें और जनता के साथ डायरेक्टली जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरेक्शन कर सकते हैं वो करें। जनता की सुख दुख, जो भी उनकी तकलीफें हैं, जो ग्रीवेंसेस हैं या जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उन सारी बातों को मुझ तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। तो उन्होंने साथ में एक बात का और भी उल्लेख किया, ये जो उज्ज्वला गैस योजना थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, यह भी कार्यकर्ताओं के सजेशन के आधार पर इस योजना को इम्प्लीमेंट किया गया और जिसका आज करोड़ों देशवासी, हमारी गरीब जनता इसका लाभ ले रही है। साथ ही उन्होंने 2-3 बातों का और भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, पूर्ववर्ती और अन्य जो भी अभी जैसे 23 तारीख को एक बड़ा जमावड़ा पटना में हुआ था, वो तमाम लोग थे जो किसी न किसी बड़े भ्रष्टाचार में वो जो पार्टियां लिप्त रही हैं, जो लाखों करोड़ रुपए का, हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में और भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रही हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे लालू यादव की पार्टी हो, जो जिसने इंसानों की तो बात छोड़िए, जो पशुओं का चारा तक घटक कर गए, चाहे एनसीपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य दल। उन्होंने कहा एक बात की गारंटी है कि जितने भी दल हैं ये आएंगे तो भ्रष्टाचार करेंगे, इस चीज की गारंटी। और मेरी गारंटी ये है कि मैं इस प्रकार के जितने भी तत्व हैं, जो भी चोर चकारी करने का प्रयास जिन लोगों ने किया और चोरी करने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, घोटाले करने का काम किया, मैं उनके ऊपर 100% कार्यवाही करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। इस बात की मैं आज पूरे देश को गारंटी देता हूँ। एक बड़ी बात है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी, आप क्या कहेंगे? मेरा बूथ सबसे मजबूत, भाजपा का ये कार्यक्रम भले रहा हो लेकिन एक मजबूती का संदेश दिया गया है। बिल्कुल मैडम, सही कहा आपने, बहुत मजबूती का संदेश दिया गया और प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही लोगों को समझाया, उनके अंदर इतनी ऊर्जा भर गई कि उन्होंने वहीं लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। आपने देखा होगा, अगर वीडियो आज किस तरह सोशल मीडिया में चल रहा है, तो इतनी ज्यादा ऊर्जा भर गई कि आप लड़ाई झगड़े पे नौबत आ गई। आपका बुत तो पहले ही मजबूत था, आपने और मजबूत कर दिया, अब वो टूटने वाला है। क्योंकि जब होता है ना, कोई चीज को बहुत ज्यादा बढ़ाते तो एक समय आता है तो गिरना ही होता है। तो अब उस जगह पे भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है कि इनके लोगों ने आपसी लड़ाई शुरू कर दी। पहले आप हमारे लिए बोलते थे कि कांग्रेस में ये होता है, वो होता है। आज आप देखें,
कांग्रेस में, और हम लोग हमेशा कहते थे कि हमारे यहाँ जो है खुल के आदमी बोलने का अधिकार रखता है और आपके यहाँ डर का माहौल है, पर आज डर खत्म हो गया। मुख्यमंत्री के सामने जिस तरह से आपके कार्यकर्ताओं ने लड़ाई की, जिस तरह से उनके पीछे भागे, तो इससे साफ नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर टूट पड़नी अब शुरू हो गई है। और निश्चित ही बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कार्यकर्ता जरूर, देखिए सत्ता के साथ हर कोई रहना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कोई उनका विरोध नहीं करता, कोई खुलकर लिखता नहीं उनके बारे में कुछ, क्योंकि उसे लगता है कि मैं सत्ता पक्ष जो है हमें कहीं ना कहीं दबाने का काम करेगा, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना कर दे, इसलिए खुल के बोलता नहीं है। लेकिन मन में बहुत पीड़ा है। आज आम आदमी ने जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना था उसमें भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी के वादे, सारे वादे जो पिछले 2000 उन्होंने पहले 17 में भी किए, उससे पहले भी किए, सारे वादे उनके फेल हैं। कोई वादे में वो कामयाब नहीं हो पाए। सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और निश्चित ही यकीन मानिए मैडम, लोग अब समझदार हो गए हैं, लोग समझने लगे हैं। आप कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे? आप कह रहे हो तुष्टीकरण मत करो, अरे जितना भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है, जितना भारतीय जनता पार्टी करती है, उतना तो शायद ही कहीं होता होगा। आप देखें किस तरह देश चल रहा है, मणिपुर में देखें क्या हाल हो रहे हैं, उत्तराखंड जैसी शांत जगह में आपने कितने दंगे करवा दिए थे, तो कहां ले जा रहे हैं आप देश और राज्य को? तो इस तरीके की आदतों से बाज आएं, जनता समझेगी और निश्चित ही सही आदमी को चुनेगी। और वो सही आप लोग नहीं है, ये निश्चित हमें पूरा यकीन है और जनता को भी यकीन है। वो आपको देख चुकी है, सारे वादे आपके देख चुकी है। अब आपकी बहुत हो गई, इसके आगे आप विश्वास के काबिल नहीं है। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, आप राजनीतिक लिहाज से अगर बात करें, इस कार्यक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को देश लेवल पर संबोधित करते हैं, एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2024 से पहले बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों की। देखिए दिव्या जी, ये मोदी जी का जो आज का कार्यक्रम है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इनकी मोदी जी की जो ये क्वालिटी मानो आप, चाहे इनकी एक ये सबसे अच्छा गुण मानो कि ये लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, और जो कि एक लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, है ना। तो अब मोदी जी, देखो हम ये नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने जो आज किया वो सब कुछ यही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मोदी जी का प्लान है ये बहुत पहले से वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे उनका एक सबसे पहला कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है। अब ये 24 की जो उनकी तैयारियां, उनकी जो सोच है, जनता तक कैसे कनेक्ट होना है, डायरेक्टली हम कैसे कनेक्ट हो पाए, उनका ये एक बहुत अच्छा विजन है कि हम इस तरीके से लोगों का मन जीत सकते हैं, लोगों को जाके बता सकते हैं कार्यकर्ता के माध्यम से। अगर जितनी केंद्र सरकार ने आज तक अभी तक पिछले 9 सालों में जो योजनाएं चलाई है, अगर उनको बताने का ये माध्यम हो सकता है तो ये देश हित में है। ये बुरा नहीं है कि आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, क्योंकि हमारा देश आज भी 60% जो हमारी जनसंख्या है वो गांव में बसती है, और गांव-गांव में कनेक्टिविटी और ये सारी चीज़ों की असुविधाएं होने के बावजूद तो एक सरकार की जो बात है वो जनता तक अपने बूथ लेवल के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ज़्यादा जल्दी पहुंच सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि इसी तरीके से अगर हमारा विपक्ष भी इसी तरीके के कार्यक्रमों का, इसी तरीके से के उद्घोषों का कुछ सोच समझ से पॉजिटिविटी के साथ कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करते तो शायद उनकी भी बात सुनी जाती। हम ये नहीं कहते कि हमारा विपक्ष निखट है, काम का नहीं है। देखिए वो तो इनको अपने आप को बताना पड़ेगा कि हम भी है, हम भी इस रेस में हैं, हम भी इस लड़ाई में हैं। अब अपने आप ही आप चुप बैठे हुए हैं। अब हमें तो ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी जिसने आजादी से लेकर के 60-70 सालों तक हमारे देश में राज किया है, वो आज देश से में गायब होती जा रही है। उसका एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था पर वो खत्म हो गया है। वो कैसे खत्म हो गया? क्यों? क्योंकि आपका विजन नहीं है, आप सोच नहीं रहे, आप जुड़ नहीं रहे लोगों से। आपको जुड़ना पड़ेगा लोगों से, लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। जहां तक रही बात कांग्रेस की कि भाई हम कुछ प्रदेशों में, जैसे पीछे अभी 2 चुनाव देखे आपने, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के, कि वहां पे कांग्रेस वापस आ रही है, तो उन्हें लग रहा है कि हमारा खोया हुआ जनाधार वापस मिल रहा है। वो इसका रिजल्ट आपके सेंटर में बैठे हुए नेताओं का नहीं है। ये जो आपके प्रदेश में जो कार्यकर्ता उस प्रदेश में जो काम कर रहे हैं, ये उनकी मेहनत का फल है। ये आप राहुल गांधी को या मल्लिका अर्जुन खड़गे को इसका
पुरस्कार नहीं दे सकते, इसका क्रेडिट उनको नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश को बहुत नजदीक से जानते हैं। जैसा हमें पता है कि वहां पे जो कार्यकर्ता उनके वहां प्रदेश में जो काम कर रहे हैं वो मजबूत है, वो काम कर रहे हैं वहां, इसलिए सरकारें वहां बन रही है उनकी। तो ऐसा ही उन्हें देश भर में भी देशव्यापी आंदोलन चलाना पड़ेगा, तब जाके इनको कुछ सफलता हासिल हो सकती है, वरना मोदी जी के सामने ये सब चीजें अभी बौनी लगेगी। अब एकत्रित होना बहुत सारी पार्टियों का, ये इससे चुनाव नहीं जीते जा सकते। लोग जानते हैं, कोई नए लोग तो है नहीं, वो लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं आप लोगों के सामने, है ना, उन्होंने सालों से राजनीति की है, उनके सारे कारनामे भी जनता को पता है, तो जनता सब जानती है, ऐसा नहीं है। तो ये कांग्रेस को सोचना होगा, अगर देश में वापस आना है तो फिर इस तरीके के कार्यक्रमों को शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इससे पहले सवाल जवाब में आऊँ, एक वीडियो है जो आज पूरे इंटरनेट पे छाया हुआ है, पहले वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद आगे चर्चा में बढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपने देखा है, इस वीडियो को दिखाने का सिर्फ एक मकसद है। ये जगह देखिए, ये वो जगह है जहां पर आज का कार्यक्रम सुना गया। वहां पर मुख्यमंत्री, तमाम पदाधिकारी, तमाम मंत्रीगण मौजूद थे और एकजुटता की बात की जा रही थी। मुख्यमंत्री एक तरफ संबोधन कर रहे थे, मीडिया से रूबरू हो रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिला। संजीव जी, हम पूरे देश से प्रधानमंत्री एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बूथ स्तर पर जाके मजबूत होइए, लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मौजूद होते हुए इस तरीके की इंडिसिप्लिन शायद भारतीय जनता पार्टी से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। इस पर क्या कहेंगे आप? दिव्या जी, देखिए, मेरी नॉलेज में इस तरह का, अभी आपने वीडियो दिखाया जब मेरे को जानकारी हुई, मेरे नॉलेज में इस तरह का कोई मामला रहा नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरह का कुछ हुआ है तो इसकी जांच कराई जाएगी। ये कौन लोग थे, क्या बात हुई, वजह इसकी क्या रही होगी। बात जिस तरह की अभी आप यहाँ पे चर्चा चल रही थी, देखिए, विपक्ष इस समय मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, पूरी तरह से ब्लैंक है। और ये अभी 2024 का जो हमारा चुनाव है, ये 2024 का चुनाव को कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष एक केवल और केवल मोदी विरोध को एक मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में जा रहा है, जबकि पूरा देश आज माननीय मोदी जी की नीतियों के साथ है, उनके द्वारा किए गए कार्यों के साथ है, उनके द्वारा जो गरीब किसान और तमाम जो जिस वर्ग को लगातार दबाया जाता रहा 65-70 सालों तक, उन सब लोगों के लिए, जिनके लिए जो आज तक कच्चे और फूस के झोपड़ों में रहते थे, उन लोगों के लिए अपना घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और दिव्या जी, सबसे प्रमुख बात ये है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये नहीं देखा गया कौन सा धर्म है, कौन सा संप्रदाय है, कौन सा वर्ग है। जो भी उसमें अपेक्षित लोग थे, उन सभी लोगों के लिए ये इस प्रकार के तमाम कार्य किए जाते रहे और किए गए। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो एक तुष्टीकरण की राजनीति पिछले 60-70 सालों तक और की गई, और इन्होंने मुस्लिम वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को एक उनके मन में एक डर और एक भय का जो एक वातावरण बना के रखा था कि मोदी जी आ जाएंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो जाएंगे। आप बताइए, पिछले 2014 से पहले कहीं भी हम जाते थे, सार्वजनिक जगह पर वहां लिखा होता था
इस चीज को छुए मत, ये बम हो सकती है। क्या 2014 के बाद की आतंकवादी घटना कोई घटी है देश के अंदर? बड़ी घटना नहीं घटी। क्या कहीं पर कोई बड़े दंगे हुए? नहीं हुए। और ये जो हमारा सुशासन है, मणिपुर जल रहा है, आप कह रहे हैं दंगे नहीं हो रहे हैं। ये संजीव भाई, सुशासन का मणिपुर आपको मालूम नहीं है क्या हो रहा है? ये सुशासन का प्रतीक ये अपने खुद ही रटाई चार बातें कर रहे हैं आप लोग। और दिव्या जी, जिस प्रकार से मेरे भाई कह रहे हैं मणिपुर की बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है मणिपुर में? यूपीए का जब शासन था, आप आज की बात करो ना, आप तो फिर 70 साल पहले चले जाओगे। मैं 70 साल नहीं, आप अभी की बात करो, मणिपुर में क्या हो रहा है? मेरे भाई, मणिपुर में आग कौन लगा रहा है? आप इसकी बात करो ना। मैं केवल तुलना में आग किसने लगाई? आपको आईना दिखा रहा हूँ, केवल आपको आईना दिखा रहा हूँ। यूपीए का शासन काल जब था, उस समय पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी का जो एक माहौल था, इंसर्जेंसी का जो एक माहौल था, 4-4 महीने लंबे लंबे जाम लग जाते थे, गाड़ियों को लूट लिया जाता था, और जो रसद जाती थी यहाँ से वो गाड़ियों के अंदर ही सड़ जाती थी। और इतना बुरा हाल एक घोषित संजीव जी, आप लोगों आतंकवाद को सत्ता में बिठाया गया और आप लोग अभी भी सत्ता में काबिज हैं। आप लोग ये भरोसा जता पाए हैं जनता पर, या बना पाए हैं अपनी वो जगह कि अभी भी आप लोग सत्ता में हैं। आपके पास आऊंगी मैं, आशीष जी। आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके से इतना दबाती है अपने कार्यकर्ताओं को कि आज इस तरह से गुस्सा फूट रहा है। वहीं कांग्रेस में इतनी आजादी है बोलने की, आपकी पार्टी में अगर इतनी आजादी है तो फिर क्यों टूट नजर आती है? आजादी होने का तो गलत फायदा भी उठाया जाता है आपकी पार्टी के अंदर। कम से कम वहां पर अगर दबाया जा रहा है तो सुशासन के लिए तो जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। क्या ये दोनों डिफरेंस नहीं है? आपकी पार्टी में आजादी है तो मुखरता भी उतनी है, अगर उनके पार्टी में दबाया जा रहा है तो सुशासन भी और डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल मैडम, डिसिप्लिन तो भी आपने ही दिखाया हमें, किस तरह से डिसिप्लिन के साथ काम हो रहा है, अभी भी आपके चैनल में चल रहा है। अगर बेचारे उसकी माँ उस बच्चे को न ले जाती तो जान ले लेते। मुख्यमंत्री के सामने इस तरह की घटनाएं हो रही है, पूरी पुलिस फोर्स वहां पे है, पुलिस वालों को देखो बचाव में आ रहे हैं, तब भी पीछे से जाके मार दिया। तो किस तरह की हरकत कर रहे हैं? अब डिसिप्लिन मैडम खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने हर पार्टी के अंदर जितने लोग महत्वाकांक्षी लोग थे, जितने लोग इस टाइप के थे जिन्हें राजनीति में कहीं ना कहीं आना ही आना है या चोरी चकारी करके उसे बचना है, उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन आप ये बताइए आशीष जी, आप ये बताइए, हाल फिलहाल में आपने कितने बड़े नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के मीडिया डोमेन में आके ये कहते हुए सुना है कि हमारी प्रताड़ना हो रही है, या फिर किसी अन्य नेता के खिलाफ बोलते हुए आपने सुना है? लेकिन हमने पिछले कुछ समय में आपके कई नेताओं को मीडिया डोमेन में आकर एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए सुना है। मैडम हमारे यहाँ तो 2-3 ही नेता बात करते हैं। अगर भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो यहाँ तो बड़े बड़े गैंग बने हुए हैं। तिरविंदर गैंग अलग काम करता है, निसंग गैंग अलग काम कर रहा है। आप देखिए किस तरह की गैंगबाजी चल रही है इनके अंदर। ये बड़े बड़े गैंग हैं जो एक दूसरे को हराने के लिए। सीधे सीधे अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं। 4 दिन 5 दिन यहाँ देहरादून आते हैं, भाजपा को जड़ से खत्म कर देंगे। आपने जो सीबीआई आप भेजी है ना, 25 दिन ऐश करने के लिए संजीव भाई, आपने जो सीबीआई भेजी है ना, अब आप देखा क्या होगा आपका हाल। हरीश सिंह रावत जी ने कहा है ना, मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोलूंगा। आपने कितने में क्या क्या काम किए, कहाँ क्या आशीष जी बताएं। चलिए संजीव जी, एक मिनट। आशीष जी, ये मुद्दा हमने इसलिए आपसे पूछा। आशीष जी, आप तो गैंग काम कर रहे हैं, आप बताएं ना, गैंग लगे। आप बताइए क्या होता है? लेकिन आप गैंग की बात कर रहे हैं, किसी का कंपैरिजन नहीं है। एक मिनट, किसी का कंपैरिजन नहीं है। आपने अगर त्रिवेंद्र गुट बोला है तो क्या आपके वहां पे हरीश गुट नहीं है? क्या आपके वहां पे प्रीतम गुट नहीं है? गुटबाजी हर पार्टी के अंदर है। ये तो गैंग है, हर पार्टी के अंदर गुटबाजी है। मोदी और योगी गैंग बने हुए हैं। आशीष जी, समझने वाली बात ये है, आशीष जी समझने वाली बात ये है कि आखिर इसका फायदा किसको हो रहा है? आप लोगों को तो आपकी गुटबाजी का फायदा नहीं हो रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी में कितनी भी गुटबाजी है, लेकिन धरातल पर मजबूती के साथ उतरती है और चुनाव जीत जाती है। आप लोगों को गुटबाजी का नुकसान हो जाता है। तो क्या आप लोगों को सीख लेने की जरूरत नहीं है अभी भी 2024 से पहले की? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कुछ की पॉइंट्स उठा लेंगे तो शायद आप लोग 24 में जीतने का रास्ता आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। मैडम कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, ये प्रकृति का नियम है। जो रहता है उसकी बुराइयां भी होती हैं।
कांग्रेस ने राज किया, बहुत लंबे समय देश के ऊपर राज किया और जनता को देखो, जब मदारी होता है ना, मदारी क्या करता है, जब मदारी अपना मदारी दिखाना शुरू करता है, काम शुरू करता है, तो होता है आंख बंद करो, आंख खोलो, ये करो, वो करो, सब कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है, जनता को पता लग जाता है कि मदारी कर रहा था वो। अब भारतीय जनता पार्टी की मदारी की तरह है, ये एकदम मदारियों की तरह घुमा रही है, जनता को गुमराह कर रही है। कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जब मोदी जी के मन की बात आती थी मैडम, मैं सच बताऊं आपको, हम लोग भी सुना करते थे कि आज मोदी जी क्या बोलने वाले हैं। जब बाद में देखा मन की बात, बेकार की बात करते हैं, ये मन की बात कोई बात नहीं है, सारे बेकार की बात करते हैं, ऐसा दिखा रहे। अरे एक बात बताओ, जो लोग अपने घर में अपनी वाइफ को नहीं संभाल पा रहे हैं, जो अपने माँ बहनों को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो क्या देश को संभालेंगे। इन लोगों का जो चाल चरित्र है बिल्कुल घटिया है, ऊपर से लेके नीचे तक। और दिव्या जी सत्ता के लिए जीने वाले लोग, ये सत्ता के लिए जीने वाले लोग, जो जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने सत्ता के लिए देश के 2 टुकड़े कर दिए, इंदिरा गांधी जिन्होंने सत्ता के लिए देश को इमरजेंसी में राजीव गांधी जिन्होंने सत्ता के लिए सिर्फ दंगे करवाए, संजीव जी और आशीष जी, सत्ता के लिए आशीष जी, संजीव जी, आप लोगों को मैं रोकना चाहूंगी और ये समझाना चाहूंगी, आप लोग जिनकी बात कर रहे हैं, जो कभी सत्ता में नहीं आया होता, हमारे क्या छटपटाहट, हम तो शुरू से सत्ता में थे, छटपटाहट आपके अंदर है। और 10 साल जनता ने मौका दे दिया, आगे चल नहीं पाएंगे आप, आपका झूठ पता लग चुका है। क्या बात करते हैं, हम आवाज देंगे, कैसे आवाज देंगे, जनता ने सब देखा आपका झूठ, हम ऐसा आवाज देंगे कांग्रेस की तरह नहीं। आप दोनों जिनकी बात कर रहे हैं, आशीष जी आप जिनकी बात कर रहे हैं वो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, और संजीव जी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री इस देश के हैं। तो प्रधानमंत्रियों पर आखिर जो पर्सनली टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, आप उनमें पर्सनल टिप्पणी ना करें, आप पार्टी लेवल पे आके बात करिए, आप पार्टी लेवल पे आके बात करिए। नहीं, आपको बुरा लगता है आशीष जी, आप ये कहते हैं आप हर बात में जवाहरलाल नेहरू पे चले जाते, तो आप लोग भी टिप्पणी कब थोड़ा करते हैं प्रधानमंत्री पर, आप लोग भी तो पर्सनल टिप्पणी नहीं करते। आप ये समझिए प्रधानमंत्री पर्सनल टिप्पणी करने के लिए नहीं है। आप नीतियों की बात करिए, आप नीतियों की बात करिए, आप दोनों नीतियों की बात करिए। एक मिनट, ठीक है, वीरेंद्र जी, गांधी को गाली देते हैं और हम बोले भी ना, हम बोले भी ना आपको। कॉम्पिटिशन थोड़ी है सर, कॉम्पिटिशन थोड़ा है कि कौन कितना ज्यादा किसी को पर्सनल टारगेट करेगा। उसकी परिभाषा बताएं, विश्वगुरु किसे बोलते हैं। आप नीतियों पे, अन्य देशों से कर्ज लेने के विश्वगुरु बोलते हैं। एक मिनट, आप लोग प्रधानमंत्रियों की नीतियों पे, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। आप गूगल में पढ़ के देखें कितने हजार नंबर, अरे कितने हजार करोड़ का कर्जा भारत ने लिया, आपको जानकारी होगी, पढ़े गूगल में। अब मैं राजनीतिक एनालिसिस भी सुन लेते हैं। कर्ज में डुबा दिया आप दोनों ने एक दूसरे पे टिप्पणी, आप दोनों ने एक दूसरे पे टिप्पणी कर लिया। अब राजनीतिक विश्लेषक को भी सुन लेते हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आपने सुना है, ये हमेशा से रहा है, दोनों सत्ता में रही हैं। नीतियों की जहां तक बात करें, बात प्रधानमंत्रियों पे आ जाती है, आपको क्या लगता है? यही बात है दिव्या जी जो मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज यही है कि देश की 2 बड़ी पार्टियां आपस में कभी मुद्दों पे नहीं लड़ती है। ये एक दूसरे के पर्सनल लाइफ पे या इन पे टिक्का टिप्पणी करके अपनी राजनीति करती है, जो कि बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। आप दूसरे देशों को जाके देखिए, वहां पे भी चुनाव होते हैं, वहां भी लोकतंत्र है, वहां डिबेट होती है, तो एक मुद्दों पे डिबेट होती है और शांत प्रिय तरीके से डिबेट होती है। डिबेट का मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करो और उल्टी सीधी टिक्का टिप्पणी करो, किसी की पर्सनल लाइफ पे टिक्का टिप्पणी करो, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है, हमें किसी से कोई वो नहीं है। लेकिन हमारा कहना तो ये है कि आज बात, हमारा टॉपिक है मेरा बूथ सबसे मजबूत। इन्होंने जो आज कार्यक्रम चलाया है, बीजेपी को भी यहाँ तक सोचना पड़ेगा कि मोदी जी सिर्फ अकेले बूथ नहीं जीत सकते हैं। मोदी जी को भी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उन्होंने मैसेज तो दे दिया है, पर कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि बाकी नेताओं की जो अपने क्षेत्र में जो उनका जो काम है, उनकी जो छाप है, वो कहीं धूमिल होती हुई दिख रही है। उसका कारण ये है कि भाई आपने सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पे 2014 से लेकर के 2024 तक की जो बात कर रहे हैं आप, है ना, वो एक चेहरे पे जा रहे हैं आप। मान लीजिए कि किसी को वो चेहरा पसंद नहीं आया पिछले 9 सालों से, तो आप उसको क्या समझाएंगे? आपका जो अपना लीडर है वो तो गायब है, उसे तो यही नहीं पता कि मेरे क्षेत्र में क्या चल रहा है।
तो अकेले मोदी जी के सहारे भी नहीं जा सकते ये लोग, इनको इसमें भी थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी बीजेपी को। और रही बात कांग्रेस को भी इस टाइम पॉजिटिव तरीकों से आगे बढ़ना होगा और मुद्दों को उठाना होगा। जो सरकार ने पिछले 9 सालों में गलतियां की है, जो इनकी योजनाएं फेल हुई है, उनके बारे में जनता को बताना होगा और अपना भी विजन बताना पड़ेगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब ये नहीं कि आप गारंटी दे दो, फ्री की गारंटी दे दो, फ्री की स्कीमें बांटो, आप देश को मजबूत करने की बात करो, आप कमजोर करने की बात मत करिए। हम वैसे तो हमें मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक हम लोग एक विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं। यह हमारा अमृत काल चल रहा है। अमृत काल हमारा कैसे चल सकता है आप बताइए। आप एक छोटे से गांव की बात करिए। मैं जिस गांव से आता हूं, मेरे गांव में अभी तक सड़क नहीं है। आप बताइए कितने साल हो रखे हमें आजादी होके। तो ये मैं सच्चाई बता रहा हूं। क्यों वहां क्यों नहीं पहुंचते हमारे कार्यकर्ता? वहां क्या बूथ नहीं है? हम क्या वोट नहीं देते? हर साल वोट देते हैं। 70, 75, 80 सालों से वोट दे रहे हैं। क्यों नहीं वहां तक सड़क दी? क्या उन्हें पता नहीं है कि जो बूथ में वहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर जाते हैं, क्या वो पैदल जाते हैं? क्या उन्हें नहीं पता यहाँ सड़क बननी चाहिए? बिल्कुल। किसी को कुछ पता नहीं है क्या? सबको पता होना चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी गाँव में जाके देखिए आप। स्कीम की भी बात है, मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंची है। आप इस बात को मानना पड़ेगा, ये सच्चाई है हमारे देश की। हम लोगों को इस बीजेपी को भी अपने सिर्फ गुणगान करने से आप चुनाव तो एक पल के लिए जीत भी सकते हैं, पर आप देश को विकसित नहीं बना सकते। बिल्कुल। संजीव आप जो जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वीरेंद्र जी ने 47 जो तक आप सवाल सोच- उठाया, वीरेंद्र जी ने संजीव जी जो सवाल उठाया वो गलत भी नहीं है कि आप लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है फोरफ्रंट पे रहा है और हमेशा आप लोगों ने जो है प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा है। कितना फायदेमंद आप लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि जो धरातल पर जो अलग अलग क्षेत्र की राजनीति होती है वो डिफरेंट होती है। हर बार प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। तो क्या जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री तो अपने आप को मजबूत किए हुए हैं, वो चेहरे भी मजबूत हो जाएं अपने क्षेत्र में जो आगे चल के लीडरशिप संभालने वाले हैं? दिव्या जी देखिए, माननीय मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डबल इंजन की हमारी सरकार चल रही है। और जो हमारी केंद्र पोषित जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हैं जो हमारे प्रदेश में चल रही, लगभग 150 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं ग्राउंड पे हैं। और उसमें जो प्रमुख मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ऑल वेदर रोड हो गया हमारा, जो जिसमें लगभग 90% काम कंप्लीट हो गया है। कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, लगभग 70% उसमें काम कंप्लीट हो गया है। दिल्ली देहरादून नेशनल एक्सप्रेस हाईवे, इसमें ये दिसंबर में ये ओपन हो जाएगा। और इस प्रकार इसके अलावा भी कई सारी ऐसी योजनाएं परियोजनाएं, अभी लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, जिससे 5 स्टेटों को सिंचाई का जल भी जाएगा और 5 स्टेटों को हम लोग बिजली भी दे पाएंगे, जिससे आत्मनिर्भर उत्तराखंड होगा और अन्य एक आर्थिक स्रोत बहुत बड़ा हमको मिलने वाला है। टिहरी बांध जो है उसमें भी 2000 मेगावाट का एक अलग से एक एक्स्ट्रा उसमें उसकी कैपेसिटी बढ़ने वाली है। तो इस तरह का बहुत तेजी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। मैं सोचता हूँ उत्तराखंड आर्थिक रूप से और ज्यादा समृद्ध होने वाला है। ये तो हो गई केंद्र की योजनाएं परियोजनाएं। सर एक मिनट, साथ ही जो हमारे स्टेट की बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं जो चल रही हैं, उसमें जैसे ग्राम सड़क परियोजनाएं, जैसे भी भाई साहब कह रहे थे कि गांव तक अभी सड़क नहीं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मात्र 32 गांव इस समय उत्तराखंड में शेष ऐसे रह गए हैं जिनकी सड़कों से कनेक्टिविटी नहीं हुई। और ये जो हमारा वित्त वर्ष है, इस वित्त वर्ष के अंदर गवर्नमेंट का ये पूरा ये है कि हम इस वित्त वर्ष के अंदर अंदर वो 32 गांवों को भी हम कनेक्ट कर देंगे। और साथ ही
जवाब जो- उनका एक सवाल ले लेते हैं सर, संजीव जी, फिर उसका आप हाँ, कंटिन्यू चलिए, कर लीजिए। चलिए। बना हुआ है संजीव जी अब ने, मुन्नी मैं भाई। बताता हूँ सर। आप कह रहे हैं कि गांव में हमारे 32 गांव बचे हुए हैं, है ना। मैं आपको अपने गांव की बात कर रहा हूँ। हमारे गांव में अभी तक सड़क नहीं है। क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सेंटर की योजना है। आज से नहीं, जब से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर में थे तब से ये योजना चल रही है। आज 25-30 साल हो गई है ना। तो क्या अभी तक उसमें उससे उनका ध्यान नहीं गया वहां पे? इवन मैं आपको बता रहा हूं, आपके ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणा करके शासन आदेश भी जारी करके उसके बाद भी सड़क की फाइल कहाँ है कोई पता नहीं है। कोई ध्यान ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहां से लोग आके धरना नहीं कर रहे अभी तक। लोग इस चीज को नहीं कर रहे। शांत प्रिय लोग हैं, नहीं बोल रहे, इसलिए कोई सुन नहीं रहा। ये प्रॉब्लम है सर हमारी, आपको माननी पड़ेगी ये चीज, है ना। अगर कोई ध्यान आकर्षित नहीं करेगा तो फिर कोई नहीं सुनेगा। और क्या वहां से जो क्षेत्र से हमारे बीजेपी के कांग्रेस के आदमी आते, उन्हें नहीं ये पता? उन्हें पता है, उन्हें सब पता है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। क्यों? जैसे अभी आपने अपनी समस्या बताई, यदि आपकी इस तरह की एक जेन्युइन समस्या है, इसको भी हम रखेंगे। मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बताना चाह रहा हूँ। आप सुनिए, आप बहुत जल्दी इसका हल भी होगा। मैं आपके माध्यम से ये इसलिए भी बताना चाह रहा हूं, कोविड में जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी, मेरे क्षेत्र से, मेरे गांव से, उस वैली से, जिस वैली में सड़क नहीं है, 60 लाख का सेब का काम हुआ। सेब बिका उतने में, इतना सेब आया उस ईयर, जिस ईयर लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो उस गांव को आप छोड़ रहे जहां लोग वहां रह रहे, पलायन तो करेंगे ही लोग। संजीव जी, यहाँ पर अब जो सर ने बात बोली है, आप कहते हैं 32 गांव हैं सर, लेकिन कई बार समस्याएं यही होती हैं। आज भी आप देख लीजिए, कागजों में आपको बेशक अधिकारी ये दिखा देंगे यहाँ पर सड़क पहुंच चुकी है, लेकिन धरातल पर आप जाके देखेंगे तो वहां पर सड़क ये तो छोड़िए सर, खुद स्कूल की बात, विधानसभा मेरे गांव में स्कूल खबर आई था, थी कि वो वहां पर स्कूल आज बंद पड़ा हुआ है। लोगों ने बच्चे वहां से निकाल दिए हैं क्योंकि वहां मास्टर नहीं जाते। दिव्य जी देखिए, अभी जैसे हमारे भाई साहब कोई बात बोल रहे थे, यदि आपकी जो सड़क वाली है, इसमें क्या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही या क्या बात रही, वो उसको भी दिखवाया जाएगा। और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूँ कि बहुत जल्दी आपकी ये समस्या भी सॉल्व होगी। और जिस प्रकार से दिव्या जी, मैंने अभी हमारे जो मेरा बूथ सबसे मजबूत और जो जिस प्रकार से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, मैंने कहा कि हम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण की राह पर हमारी सरकारें चल रही है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय को लेकर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। जनता का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है, जबकि विपक्ष और कांग्रेस वो पूरी तरह से ब्लैंक है, खाली हाथ है। उनके पास न विकास का कोई विजन है, न विकास का कोई रोड मैप है, और केवल मोदी विरोध के नाम पर और जॉर्ज सोरोस की नीतियों को यहाँ पर लागू करके जो एक राष्ट्र विरोधी और टुकड़ा टुकड़ा गैंग को क्या अपने पता साथ सर, ये लेकर, स्ट्रैटेजी हो कांग्रेस की, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। क्या पता कांग्रेस को भी रास्ता मिल जाए कि प्रधानमंत्री का विरोध नहीं, करके, किसको, जॉर्ज सोरोस को बनाएंगे क्या? उनको रास्ता मिल जाए जॉर्ज सोरोस राजनीति को में जाने बनाएंगे का। क्या? आप बताइए ना, जॉर्ज सोरोस के हाथों की कठपुतली बन आशीष जी। के चल रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इसको हम राष्ट्र विरोध की संज्ञा नहीं दें तो क्या दें, आप बताएं। एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर जब हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका की एक विशिष्ट यात्रा पर गए हुए हैं, जहां उनका 79 बार स्टैंडिंग ओवेशन संसद में उनको बोलने का मौका दिया गया और उनका इतना बड़ा एक सम्मान हुआ। वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं था, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान था। वहीं जहां उनका सम्मान हो रहा था, भारत का सम्मान हो रहा था, वहीं बाहर जॉर्ज सोरोस जैसे जो कट्टरपंथी और अलगाववादी शक्तियां हैं, वो लोग अपना जो एजेंडा
यहाँ पर चलाने का प्रयास कर रहे कांग्रेस के हैं और देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग उस समय वहां पर बाहर में अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ये कितने एक मैं सोचता हूँ बड़े शर्म की बात है और विपक्ष को इस तरह की कारगुजारियों से बाज आना चाहिए। आशीष जी, यहाँ पर टीका टिप्पणी अपनी जगह है। तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है कौन नहीं करता ये अलग सवाल है, लेकिन अगर नीतियों की बात करें, मेरा बूथ सबसे मजबूत, महाजनसंपर्क अभियान, ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हैं। आप लोगों के कार्यक्रम था हाथ से हाथ जोड़ो, देश जोड़ो यात्रा आप लोगों ने चलाई थी, लेकिन क्या हुआ सर? उसके बाद बूथ स्तर पर कहां गए आप लोग? बेसिक लेवल से आपके बड़े नेता जाते हैं लोगों के पास, लेकिन कार्यकर्ता तक ये मैसेज क्यों नहीं पहुंच पाता है? आप लोगों के क्या कार्यक्रम है 2024 के लिए? देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, बूथ के ऊपर काम कर रही है और कांग्रेस देखिए मैडम, पहले सब कांग्रेसी थे। आज भी भाजपा वाले बोलते हैं कि हम भाजपा बड़ी पार्टी बन गई, सब कांग्रेसी तो आए। कोई आपको ये अलग से पैदा हो गए क्या, या आपने अलग से लोग पैदा करा दिए? सब कांग्रेसी थे और वो आपके साथ भी आए आज के डेट में, क्योंकि उन्हें लगा कि आप ही लोग वो लोग हैं जो देश के अंदर सुरक्षा दे सकते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आप लोगों को लाएंगे तो आप पुलवामा जैसी घटना को अंजाम दे देंगे। आप लोगों ने इतनी बड़ी घटना करके, और जब राज्यपाल इसका खुलासा कर रहा है, राज्यपाल की सीबीआई जांच करे, आप पूछे राज्यपाल को कि आपने कैसे इल्जाम लगा दिया कि ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है, क्यों नहीं पूछते आप? सीबीआई उनके लिए नहीं है। जब आपने राहुल गांधी जी के ऊपर, राहुल गांधी जी जब एक बात बोली थी कि मुझे महिलाएं मिली जम्मू कश्मीर में, उन्होंने बोला कि हमारे साथ अत्याचार होता है, तो रात को आपने पुलिस फोर्स उनके यहाँ भेज दी, बताओ महिला का नाम बताओ। ऐसे कोई नाम बताता है? ऐसे कौन? आपने राजनीतिक पार्टी जब जाती है, जब भाषण देती है, जब कोई उनसे आता है, क्या उसका आधार कार्ड लेते हैं उससे? क्या आधार कार्ड दे पहले कि तू ने बोला? उस पे तो आप पीछे पड़ गए, और एक इतना बड़ा राज्यपाल, उससे आप पूछ नहीं रहे कि यार के अंजाम किसने किया? वही तो जानने की कोशिश की जा रही है। तुष्टीकरण एक जगह है आशीष जी, आप लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, कौन था मैडम पुलवामा हमले का जिम्मेदार? कौन था? आप उसका नाम बता दें। चलिए वो संजीव भाई बता दें उसका नाम। हमारे बड़ा हमला करके देश पे देश के सैनिकों को मरवा के आप उसको भी मैन बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह की राजनीति करते हैं संजीव भाई, शर्म आनी चाहिए अपने आप को। आप लोगों से नीतियों की बात कर रहे हैं, आप लोग पता नहीं। देखिए नीति की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी नीतियों पे बात करिए। नीतियों की बात, उनकी नीति क्या है? क्या नीति है? क्या पाकिस्तान से आपके संबंध अच्छे हो गए? क्या आपने पाकिस्तान समझौता कर लिया? क्या आपने चाइना से संबंध अच्छे कर दिए? आपने नेपाल जैसा देश आज हमारे पे पत्थर मार रहा है, कर क्या रहे हैं? इन्होंने देश को और पीछे धकेलने का काम किया है। और मैं मैडम आपको बताऊं, जो खुद कुछ नहीं कर सकता वो अपने पूर्वजों को गाली देता है कि मेरे पिताजी ने अगर 4 बीघा जमीन ली होती तो आज मैं 100 करोड़ का मालिक बन जाता। मेरे दादा ने अगर एक कर लिया होता, गांव में ना बसता, देहरादून में 10 दुकान ले ली होती तो मैं तुम्हारा मालिक होता। जो कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ नहीं कर सकता, वो अपने पूर्वजों को गाली देता है। संजीव भाई, ये सच्चाई है। आप दोनों पार्टियों की बुद्ध कितना मजबूत है मैडम, इनका बुद्ध दिखाऊं आपको। अभी आपने इसमें दिखा रहे हैं अपने चैनल के मार्फत, इनका बुद्ध कितना मजबूत है, हमने वो भी देखा है। एक पहलू है। ऐसे तस्वीरें कांग्रेस से भी सामने आती है। हमारी वो बात नहीं है, हम डिसिप्लिन की बात करते हैं कि पॉलिटिकल एंगल में आप किस तरह से डिसिप्लिन होते हैं। जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हो वहां पर इस तरीके की बदतमीजी करना आपको कितना शोभा देता है? आप प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री के, ठीक है, नहीं हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं। आप छोड़ो, आप अपनी बात हो। हमारी संस्कारी पार्टी, ठीक है, संस्कारी पार्टी है आपकी, सारे पार्टी का गंद कबाड़ आशीष जी आपने चलिए आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव कभी किसी सीट पर हारती है तो वो अगले चुनाव से पहले ही मंथन करना शुरू कर देती है कि आखिर वजह क्या रही, कौन सी सीट क्यों हारी गई, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश की जाती है और यही उनको शायद फायदा भी पहुंचाता है। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं होता, आप पूरा का पूरा चुनाव हार जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्यों मजबूती से खड़े नहीं हो पा रहे? इतना कार्यक्रम जितना आप लोग कर रहे हैं, जितने एक्सपीरियंस लीडर्स आप लोगों के पास है, उनका फायदा क्यों नहीं मिल पा रहा आप लोगों को? निश्चित फायदा मिल रहा है और मिलेगा। और मैडम आपको सबसे सही बात है, समझे, झूठ को बेचना सबसे आसान है। आप झूठ बोलो, जनता आपकी झूठ, लेकिन सच की हमेशा जीत होती है, ये तो आप जानते हैं। आने तो विचारों को 2 बार आगे, मतलब क्यों परेशान है? आप 10 साल सरकार बना दी तो क्या दिक्कत है? आशीष जी आप कहते हैं आपने कर दिया 10 साल, आसान है, जनता को पता लग गया झूठे लोग क्या होते हैं। झूठ जनता ने देख लिया,
10 साल आने दो ना उनको। आशीष जी आप कहते हैं झूठ बेचना बहुत आसान है, लेकिन क्या आपको नहीं पता अंत में सत्य की जीत होती है? तो अगर आप इतनी सत्य के साथ हैं तो आप लगे रहिए ना सर, उनके झूठ से क्या फर्क पड़ता है अगर आप कहते हैं? इनके जैसा तो हमने कभी बोला भी नहीं होगा। जिस तरह से अपने पूर्वजों को गाली देने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, ये तो झूठ बोलने का काम करते हैं। और 10 साल आप भी गए तो क्या परेशानी है? 10 साल देख लिया ना आपने क्या किया। अरे आपने तो गरीब को हटा दिया, आपने तो गरीब को हटा दिया। मैं हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाऊंगा, आपने हवाई जहाज 40% टिकट महंगा कर दिया हवाई जहाज का, बेरोजगारी बढ़ा दी, कंपनियां बंद कर दी, सरकारी संस्थान बेच दिए। और एक बात मैडम इनसे पूछे अमृतकाल किसे बोलते हैं? संजीव भाई को पूछे क्या होता है अमृतकाल? जिसमें लोग भूखे सोते हो, जिसमें लोगों का रोजगार ना हो, जिसमें महंगाई इतना हो, जो आदमी को गैस सिलेंडर भराते हुए सोचना पड़ता हो। अन्न दिया गया, अरे बड़ा एहसान कर दिया आपने जनता के ऊपर। आप भी हो भगवान, हमारा आप तो एहसान कर रहे हैं। भूखमरी की रात में लगे हुए आपने, भूखमरी में लगे खड़ा कर दिया, तो आपने वो जिसे घूर लगा हुआ है वो देने का काम किया और बाद में राशन कार्ड कैंसिल कर दिए। आपने राशन कार्ड सरेंडर करो, नहीं तो हम ये वसूल लेंगे। किस तरह की राजनीति जो आप कह रहे हैं रिसेशन हर देश में आता है, महंगाई हर देश में होती है, ये चैलेंजेस हैं सरकारों के सामने जो हर सरकारों को अपनी नीतियों से ओवरकम करने चाहिए, ना कि उस पर बैठ के बात करनी चाहिए कि आपकी वजह से महंगाई बढ़ गई। अगर कांग्रेस जब सत्ता में थी तब आप लोग ये बात कह सकते थे कि महंगाई, जब ये लोग भाजपा विपक्ष में थी तब आप बोला जाता था महंगाई, सिलेंडर महंगा हो गया, तब आप लोगों का क्या जवाब था? आप लोग कुछ नहीं कहते थे, आप लोगों को पता था कितना सब्सिडी मिलती थी। अब आप सामने देखिए ना सर, समय के साथ साथ हर चीजें आगे बढ़ती हैं। बेईमानों ने जनता मैं से बस सब्सिडी सिर्फ इतना छुपा पूछ दी, रही हूँ, मैं सिर्फ जगह इतना, जगह बोर्ड लगा आप दिए, लॉजिक का सब्सिडी यूज छोड़ करिए दो, ना। छोड़ दो, छोड़ दो। आप अभी 7 में सब्सिडी दे रहे हैं आप। अरे रख लो 7 में, भारतीय जनता पार्टी का पूरा होता है सर, समय वो भी हुआ करता था, समय वो भी हुआ करता था, एक मिनट, समय वो भी हुआ करता था क्या 10 सब्सिडी रुपए। आप छोड़ दे, हम उज्ज्वला को देंगे। अरे झूठे लोग, झूठी बातें, झूठ बोल के राजनीति करते हैं आप लोग। आशीष एक मिनट, और समय वो भी था, अमृतकाल बोलते हैं, समय वो भी देश की था, जनता तड़प रही है, परेशान है, जाएंगे। और अमृतकाल बोलते हैं उसको। आप मैडम एक बात बताएं, इनके पास है क्या? अभी संजीव भाई ने आप बताया, मेरे को एक बात बताइए, एक ये समय हमारी था, उपलब्धि है। एक अयोध्या समय हत्याकांड आपके नेता ने करा, आपके राज में वीआईपी का नाम आपने एक नहीं लिया, मिनट, हम राज में मुद्दाहीन है। आपके विधानसभा जो यूपी के मंदिर राज है में उसके अंदर आपने रसोई घोटाला किया गैस, और उसके बाद कहते हैं मुद्दाहीन है। साल में आप 6 ब्रिजभूषण सिलेंडर को पाल रहे हैं, एक ब्रिजभूषण साल में महिलाओं को 6 मार रहे सिलेंडर हैं, मिलते आप उसको कहते हैं हम गैस की मुद्दाहीन है। कालाबाजारी हुआ कुलदीप करती थी। सेंगर गैस की बलात्कार करता है, गैस उसके की बाद कालाबाजारी सच मिटाता हुआ है, करती हम थी। मुद्दाहीन है। नीति क्यों कहते हैं? एक मिनट, गैस की कालाबाजारी कालाबाजारी होती थी, थी, सर आप दोनों यूरिया की कालाबाजारी होती थी, 2014 की कालाबाजारी हुआ करती थी। फिर अभी तो घूम फिर के कांड के बात अंदर वापस लड़ रहे हैं। 2014 से कर आपको 2014 के बाद एक मिनट, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आशीष जी एक समय वो भी था, मालूम होना चाहिए। एक मिनट शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। एक समय वो भी था जब 1 रुपए की भी बहुत अहमियत हुआ करती थी, 1 रुपए में भी सामान मिलता था। क्या तब उसके बाद आप अब बोल सकते हैं कि 1 रुपए में भी सामान मिलता था? नहीं मिलता तब बहुत मैडम, आज सस्ते भी थे। 1 में सामान मिलता है। आप 1 रुपए में सामान दे दीजिए ना सर। तो आप ये कह रहे हैं कि मार्केट आगे ना बढ़े, आप लोग ग्लोबलाइजेशन, आप लोगों की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ था, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट अगर ओपन हो गया तो बहुत सारी चीजें आती हैं। एक मिनट, अरे क्या कर रहे हैं दिव्या जी, मेरे कांग्रेस के मित्र ने कहा कि पहले भी 1 रुपए की टॉफी मिलती थी, आज भी 1 रुपए की टॉफी मिलती है, तो कहाँ महंगाई बढ़ी है? क्यों चिल्ला रहे महंगाई महंगाई? सिलेंडर तो बढ़ा दिया आपने, कहाँ बढ़ी है अपने घर में खाना न बनाए, टॉफियां खा ले, 100 टॉफियां लाके। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। उससे पहले वीरेंद्र जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पार्टियां जो हैं पास्ट हो या प्रेजेंट, सब अपनी बातें करते हैं कि हम, उन्होंने ऐसा नहीं करा, हम ऐसा कर रहे हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन होता है। क्या आपको नहीं लगता कि जब दृष्टि पत्र आता है, शपथ पत्र आता है, वो जनता के सामने रखना चाहिए और जनता को डिसाइड करने देना चाहिए कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ? बिल्कुल यही होना चाहिए। जो भी सरकार को जनता मौका देती है, उसको अपने कामों को उस दिन से, जिस दिन उसने वादा किया था जनता से, जब वो चुनाव में गए थे, उस दिन से लेकर के जब दोबारा चुनाव में जाते हैं, वहां तक की सारी उपलब्धियों को गिनवाने का सरकार का अधिकार है ये, और गिनवा भी सकते हैं। लेकिन सरकार को भी पता है हमारी खामियां कहाँ रही है, हम क्या कमजोरियां हैं, और विपक्ष को भी ये देखना चाहिए, बजाय लड़ने के, एक दूसरे पे छींटाकशी करने के,
कि भाई हमारी जो ये सरकार है इसकी कमियां क्या थी और हम क्या सुधार कर सकते हो। अगर हम इस पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमारा देश प्रदेश आगे बढ़ता है और इसी मंत्र को लेके हर पार्टी को एक साथ चलना है चाहिए, तभी देश का विकास हो सकता है, तभी हम एक विकसित राष्ट्र बन सकते हैं। वरना इस तरीके की लड़ाई झगड़े पार्टी पे आरोप लगाना ये तो सदियों से चलता आ रहा है, आगे भी चलेगा। पर अगर हम अपनी सोच, हमारी दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस है बीजेपी है चाहे वो क्षेत्रीय दल क्यों ना हो, इन सब की अगर ये सोच आए कि हमें इनकी कमियां ये बतानी कि आपने देखिए ये काम था हमने ऐसे ढंग से किया था आप इस ढंग से कर रहे थे, तो यहाँ गलतियां ये है हमारी गलती आपकी गलतियां ये है। अगर इस तरीके से डिबेट करें, इस तरीके से लोगों को बताएं तो जनता पढ़ी लिखी है, अब हमारे देश में मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं तो अब चीजों को समझते हैं। और एक और अपील मैं हमारे देश की जनता से भी करना चाहता हूं कि पढ़े लिखे लोगों को भी वोट करने जाना चाहिए ताकि एक सही चुनाव हो और जिससे सही लोगों को चयनित करके हम सरकार में बिठाएं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा वो है प्रश्न है ना। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और सबसे पहले आपके पास आऊंगी आशीष जी। फाइनल कमेंट में क्या कहेंगे कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम चला रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा और कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को बूथ स्तर पर मजबूत करेगी? मैडम कांग्रेस का महानगर निश्चित ही काम कर रहा है और हमारा काम चल रहा है। हम दिखावा नहीं कर सकते, हम इस तरह नहीं दिखा पा रहे हैं, ऐसे इवेंट नहीं बना पा रहे कि प्रधानमंत्री जी प्रकट हो गए, हम नहीं कर पा रहे हैं प्रकट इस तरह से। आपकी तरह हमें राजनीति करनी नहीं आती, जैसे आप लोग दिखावे की राजनीति बहुत सी करते हैं। आज अब वो जमाना आ गया मैडम जब अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए प्रधानमंत्री प्रकट हो जाते हैं कि मैं अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। एक समय था लोगों की नौकरियां लगती थी और आपको अगर पता हो आपके पूर्वजों में देखना सब सरकारी नौकरी पकड़ दी जाती थी लोगों को। आज वो जमाना खत्म हो गया, आज आप चप्पल घिस लेंगे आपको नौकरियां नहीं मिलेगी। उसके अंदर भी भाजपा के दलाल बैठे हुए हैं, वो घोटाला कर देंगे, पेपर डी घोटाला। मतलब भाजपा के तो हर जगह देखिए क्या हाल कर रहा है, दी जाती थी। आप पुराने लोगों को देख लें आज भी तो जनता सब आपको देख रही है, आपकी झूठे वादों को देख रही है, सबको देख लिया। और प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आप लोग, अब आपको करके दिखाना पड़ेगा। आज निशंक जी दिख रहे हैं हरिद्वार के घूमते हुए, नहीं तो ये अपने क्षेत्र में नहीं आए जब ये काम था। और आप क्या टिकट किसको मिलेगा, इनकी कौन सा लड़ाई कम पड़ी हुई है। निशंक जी को, जिस आदमी को आपने मुख्यमंत्री से हटा दिया, जिसको आपने शिक्षा मंत्री देश के शिक्षा मंत्री से हटा दिया, वो आदमी को क्या टिकट मिल जाएगा दोबारा? क्या करेंगे ये तो भविष्य तय करेगा। देखिए दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ में जाना होगा, हर बूथ में अपने कार्यक्रम बताने पड़ेंगे, जनता से डायरेक्टली कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर जनता से जुड़ेंगे तो जरूर बूथ जीतेंगे। अगर जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, अपने जो उनके अपनी अपनी पार्टी के जो उनके वहाँ के बने हुए लीडर है उनसे सिर्फ संपर्क रखते हैं बाई फोन, तो ये आप बूथ ऐसे नहीं जीत सकते हैं। आज जनता जागरूक है, जनता को पता है कि कौन काम करता है कौन काम नहीं करता है, पर आपको प्रचार प्रसार तो जरूर करना पड़ेगा। वो करना लोकतंत्र में जरूरी है। संजीव जी, अब ये कार्यक्रम जो हुआ है, क्या उम्मीद आप रखते हैं, कितना जो मजबूत है वो आपका बूथ होने वाला है? दिव्या जी देखिए, प्रत्येक बूथ पे कार्यक्रम हो रहे हैं और अभी एक पुस्तिका जिसमें केंद्र सरकार के 9 साल के कार्य जितने भी कार्य हुए हैं उसका उल्लेख है, उसको घर घर तक पहुंचाने का इस समय एक कार्यक्रम चल रहा है और घर घर तक जनसंपर्क का एक उसको नाम दिया गया है। और मैं सोचता हूँ प्रत्येक घर पे हमारी दस्तक होगी और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इस तरह का एक वो बनाया है कि हमने 51% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के नाम पे अकेले लेके आना है और मैं सोचता हूँ हम लोग उसमें भी कामयाब होंगे और 350 प्लस और प्लस यानी ऊपर चाहे जितने भी हो जाए उतने एक प्रचंड बहुमत के साथ विकास के मुद्दे पर हम जनता के बीच जा रहे हैं और हम कामयाब होंगे, कमल खिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः एक बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी का उज्जवल भविष्य है और जनता का पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा यही हुई कि बूथ आखिर कितना मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस कितने डेप्थ में जाकर जो है लोगों से कनेक्ट कर रही हैं। और वाकई जिस तरह से कहा गया है कि बहुत ज़रूरी है इन राजनीतिक दलों को जनता से जो है संपर्क साधना, तभी जाकर जो 24 में चुनाव होने हैं उसमें सफलता हासिल हो सकती है। एक एक बूथ को मजबूत करने की बेशक बहुत ज़रूरत है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।